Are you ready? हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। गेट 2025 गेम चेंजर सीरीज का नाम है और यहाँ हम लोग कर रहे हैं एक्सेल मतलब लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व जो 2024 के पेपर में आए थे। इन सॉल्यूशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स क्या थे और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्म कर सको। चलिए फिर शुरू करते हैं आई फ्लाई के सेफ तरीके से, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैमेलियन सेल्स कल्चर्ड एट लो टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लीड्स टू एन इंक्रीज स्टीरोल कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। एलिवेटेड स्टीरोल्स इन द मेम्ब्रेन रिजल्ट इन। भाई मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मिलते हैं और कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल का टाइप है। और यहाँ उसी की बात कर रही थी कि भाई हम जब लो टेम्परेचर पे सेल ग्रो कर रहे होते हैं तो स्टीरोल कंटेंट बढ़ जाता है मेम्ब्रेन का, और उससे मेम्ब्रेन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है एन एनहांसमेंट इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, दूसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, फिर है इंक्रीज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू वाटर, और फिर है डिक्रीज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। भाई देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कभी लो टेम्परेचर होगा तो हमारी सेल फ्रीज कर सकती हैं। फ्रीज टू डाई वाली कॉन्सेप्ट तो सुन रखी होगी भाई। फिर दूसरी तरफ हम ये भी करते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे सेल को प्रिजर्व करते हैं, और वह हमारा मेन टारगेट होता है कि सेल सॉलिड ना बन पाए। इसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड के क्रायो प्रोटेक्टेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल हुआ या फिर डीएमएसओ हुआ। तो हम ये भी जानते हैं कि लो टेम्परेचर पर सेल को फ्रीज नहीं होने देना, और हमारी मेम्ब्रेन भी जानती है कि अगर लो टेम्परेचर हुआ तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई जहाँ हाई टेम्परेचर पर स्टीरोल की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो लो टेम्परेचर पर फ्रीज होने से भी बचाती हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि अगर लो टेम्परेचर पर स्टीरोल कंटेंट ज्यादा है मेम्ब्रेन के अंदर तो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई नहीं होगी, यानी कि उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन पर वापस आते हैं और यहाँ हम चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या थे। पहला ऑप्शन था कि ये एनहांसमेंट करेगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। स्टेबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इंक्रीज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू वाटर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। डिक्रीज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ये नॉर्मल कंडीशन पे है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर लिपिड्स के साथ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी, बट क्वेश्चन में कहा गया था लो टेम्परेचर पर, इसलिए आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट इज कॉमन टू ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। क्वेश्चन को समझो, यहाँ 3 डिफरेंट कहानियां दे रखी हैं। ग्लाइकोलिसिस है, न्यूक्लियोटाइड के बनने की कहानी है, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी है। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉमन मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट है, सिट्रेट, ऑक्सलोस्टेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट। चलिए साहब, इस बात को हम समझते हैं अपने डेली लाइफ में। शाही पनीर खाया कभी, चाय भी पियोगी, लस्सी तो जरूर पियोगी, और बर्फियां और चीज। इन सब में कॉमन कहानी क्या है, कहानी की शुरुआत कैसे होती है। एंटायरली डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो कहानी की शुरुआत होगी दूध के साथ। यही दूध तो है जो अलग अलग वर्जन में हमें चाय के रूप में या पनीर के रूप में या चीज के रूप में या दही के रूप में खाने को मिलता है। तो क्या मेटाबोलाइट्स की कहानी में तुम्हें कुछ ऐसा याद नहीं है कि यहाँ दूध कौन है जिससे सब कुछ बन सकता है? तो भाई वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब इससे पेंटोस फास्फेट पाथवे चलेगी तो NADPH बनेगा और राइबोस 5 फॉस्फेट भी बनेगा। घंटी बजी दिमाग में, ये वही राइबोस है जिससे आगे चल करके आपके DNA या RNA के न्यूक्लियोटाइड बनने। और जब यही कहानी आगे चलती है तो फिर ग्लाइकोलिसिस भी हमें देखने को मिल जाती है, और इसी पाथवे से हम अल्टीमेटली ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस। अब देखो ना, इलोन मस्क भी तो भाई कितने सारे रोल निभा रहा है। वक्त पड़ने पर वो फादर भी है और कहीं पर वो हस्बैंड भी है, और फिर देखो जहां मौका मिलता है तो भाई वो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी की तरह भी एक्ट करता है। तो है ना, वो भी सही मायने में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज रियल दुनिया का। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर वापस आते हैं। तो जो हमारा कॉमन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट था जो ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आ गई ना बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। इन मैमल्स hematopoietic stem cells that give rise to different type of blood cells are known as। यहाँ पे जो हमें टर्म्स दे रखी है वो टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, माइलोइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर। हर एक चीज की अलग अलग कहानी है। हम ये जानते हैं कि इन शब्दों के पीछे कैपेसिटी डिफाइंड है। चलिए बच्चों की बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर वो टीन एज में आएगा, फिर वो एडल्ट बन जाएगा और अल्टीमेटली बुढ़ापे तक पहुंच जाएगा। क्या आप नहीं जानते
कि अलग अलग एज में बच्चों के पास या फिर जो बढ़ने वाले जो टीनेजर्स हैं उनके पास कैपेसिटी अलग होती है। भाई 9th क्लास के बच्चे को ले लो, कुछ भी कर सकता है वो, साइंस में चला जाएगा, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, आर्ट में, कॉमर्स में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटीज कम होती जाएंगी। अब जिन लोगों ने बीएससी किया है तो ऑफ कोर्स वो बीएससी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आगे अपना प्लान करेंगे। हालांकि हमने ये भी देखा है कि कई बार लोग ऐसे धुरंधर निकलते हैं कि बुढ़ापे में जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वो तो एक्सेप्शन है ना, हर कोई तो नहीं करता। हमने बोन मैरो भी देखा है कि जो बोन मैरो की सेल्स हैं वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, क्योंकि इनसे कई तरह की ब्लड की सेल्स बन सकती हैं, आपकी लिम्फोइड बन सकती हैं, और जो आरबीसीज वगैरह हैं वो भी बन जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, टोटीपोटेंट का मतलब है कि भाई सेल के पास सारा पोटेंशियल है, कुछ भी बन सकता है। तो ये एबिलिटी हमारी बोन मैरो की स्टेम सेल में नहीं होती, ये एम्ब्रियोनिक अर्ली डेवलपमेंट वाली स्टेज में होती है। बोन मैरो की स्टेम सेल में प्लूरीपोटेंट की एबिलिटी है, मल्टीपल टाइप के पोटेंशियल अवेलेबल है। इनसे ही बनने वाली फर्दर छोटी स्टेम सेल्स वो या तो माइलोइड वाली होंगी या लिम्फोइड होंगी, कि डिपेंडिंग कि वो क्या बनाने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यहां पर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट दिए गए हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बैकबोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। मैच द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम 1 में है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, राइबोस 5 फॉस्फेट, फिर है 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोरल पायरुवेट। सेकंड में अमीनो एसिड्स के नाम है हिस्टिडीन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, फिनाइलएलानिन और सीरिन, और इन्हें मैच करना है। भाई ये तो हम बहुत पहले से जानते आए हैं कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, और उन्हीं कैपेसिटी के बेस पर आगे चलकर डिसाइड होगा कि भाई ये सिंगर बनेगा या फिर ये पेंटर बनेगा या फिर ये बनेगा फाइटर। तो सेम ऐसे ही जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हम इंसानों की तरह होते हैं, उनमें क्या कैपेसिटीज हैं, क्या एटम्स अवेलेबल हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, उसी के बेस पर उनकी पावर्स डिसाइड होती हैं। अब देखिए ना, अगर मैं पायरुवेट की बात कर दूं, पायरुवेट में जस्ट एक अमीनो ग्रुप लगाने से वो अमीनो एसिड बन जाता है अलानिन। तो ऐसे ही बहुत सारे अल्फा कीटो एसिड्स में हमने देखा है कि वो और अमीनो एसिड मिलते जुलते एक जैसे हैं। अब जैसे कि ऑक्सोलोसिटेट मॉडिफाइड होकर के एस्पार्टेट, एस्पाराजिन, थ्रियोनिन, मैथियोनिन या लाइसिन, इनमें से कुछ बन सकता है। तो पायरुवेट अलानिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोलिन बन सकता है। सेम ऐसे राइबोस 5 फॉस्फेट से हिस्टिडीन बन जाता है, और फॉस्फोर पायरुवेट और इराथ्रोस 4 फॉस्फेट मिलकर के ये एरोमेटिक अमीनो एसिड बना डालते हैं। अल्फा कीटोग्लूट्रेट में अमीनो ग्रुप ऐड कर दो तो भाई ये बन जाएगा ग्लूटामेट या ग्लूटामिन, और इसी से मॉडिफाइड होकर के प्रोलिन, आर्जिनिन भी बन जाते हैं। सो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से सीरीन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो भैया जो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की पाथवेज हैं, इन्हीं के इंटरमीडिएट से अल्टीमेटली अमीनो एसिड बनते हैं, और अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से ये बनते हैं। दोनों कहानी आपस में लिंक्ड है। तो चलिए अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट की कहानी किसके साथ फिट होगी। अब देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलिन, आर्जिनिन, और ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्लूटामेट। तो पी का सेकंड ऑप्शन मेरे पास 2 जगह रखा हुआ है, तो भाई सी और डी, बी को तो भूल ही जाओ। अब आती है बात तो राइबोस 5 फॉस्फेट की, और राइबोस 5 फॉस्फेट है हिस्टिडीन के लिए, तो यानी कि क्यू का फर्स्ट। अब क्यू का फर्स्ट मेरे पास यहाँ भी और यहाँ भी है। देन आया बात फॉस्फोग्लिसरेट की, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये बना सकता है सीरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, और इनमें से कौन है यहाँ पर, सीरीन। तो आर का है 5, और आर का 5 होते ही मुझे आंसर तो मिल गया ऑप्शन नंबर ए, और एस का है 4 मतलब फॉस्फोरल पायरुवेट, और इसकी कहानी थी आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड के साथ। हालांकि ये अकेला काम नहीं कर सकता, इसको इराथ्रोस 4 फॉस्फेट का भी सहारा चाहिए होता है। तो भाई जो ये कहानी थी कि कौन से अल्फा कीटो एसिड से कौन सा अमीनो एसिड बन सकते हैं, और ये उल्टी भी कहानी है। कल कोई तुमसे ये पूछने लगे कि ग्लूटामेट कौन से अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो जवाब हाजिर है यहीं पर, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। खैर इस क्वेश्चन का आंसर था आंसर नंबर ए, और आप इसी के साथ कैरी कर रहे हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 37 की, which one of the following is the correct match between the molecular properties listed in column 1 and corresponding biochemical separation methods in column 2। कॉलम 1 में है solubility, ionic charge, polarity और molecular size। अब ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब ये सामने दे रखी है टेक्निक्स की, इनमें से कौन सी टेक्निक कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है। टेक्निक है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉर्टिंग आउट, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से देखो तो ये सारी टेक्निक सेपरेट करने वाली हैं,
चीज़ों को किसी ना किसी बेस पर सेपरेट करती हैं। अब जैसे अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो बटर हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे पनीर, चाहे मक्खन, चाहे दही या फिर चाय की बात कर लो, भाई इन सबको बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो सेम है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या सेपरेट कर रहे हैं, कैसे अलग करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारी नीड के ऊपर, और उसी के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अब जैसे आप जानते हो कि दूध में नींबू निचोड़ने से सारे प्रोटीन चिपक जाते हैं और प्रोटीन बाहर निकल आता है पनीर के रूप में। तो चाय में दूध के अंदर पानी, चीनी, चाय पत्ती डालने के बाद इन सब पार्ट्स को अलग करने के लिए हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि साइज के बेस पर सेपरेशन कर देता है। तो जहां एक तरफ मॉलिक्यूल आपस में चिपक रहे थे, जैसे कैसिन प्रोटीन पनीर बनाते हुए, तो वैसे ही दूसरे मेथड के अंदर हमने छलनी का इस्तेमाल किया चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। अलग अलग मेथडोलॉजी अलग अलग काम के लिए होती हैं। तो ऐसे ही जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वाली कहानी है, यहाँ पे हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनका चार्ज अलग अलग है, उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में हम पोलरिटी के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। और भाई सेंट्रीफ्यूगेशन तुम जानते ही हो ना, गलत तरीके से खेलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट इसी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करके एज पर द डेंसिटीज या मोलिकुलर वेट हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। और सॉल्टिंग आउट तो भाई आप जानते हो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, इसकी कहानी पर टिकी हुई है। तो चलिए इन सारी बातों को लेकर के हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ना जानने के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी को मैच करें, तो सॉल्युबिलिटी का बेस्ट मैच है यहाँ पे सॉल्टिंग आउट, यानी कि P का है 3 और यहाँ P का 3 मेरे पास 2 ऑप्शन में। तो चलिए A और D को तो भूल ही जाते हैं। अब आई बात आयनिक चार्ज की, तो आयनिक चार्ज के लिए आप चले जाओ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में, यानी कि Q का है 4। आंसर तो हमें यहीं पर मिल ही गया या नहीं मिला यार, दोनों के अंदर Q का 4 अवेलेबल है। तो फिर आते हैं हम पोलरिटी के ऊपर, और पोलरिटी वाली कहानी है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की, R का 1। अब जाके हमें सही आंसर मिला है ऑप्शन नंबर C। और मॉलिकुलर साइज वाली कहानी में तो भाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, S का 3। हालांकि इसी कहानी पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी इस्तेमाल होता है, बट नोटिस कीजिए S का 5 तो कहीं है ही नहीं कहानी के अंदर। तो करेक्ट आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन के लिए। गेट 2026 BT और एक्सेल की प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। आप भी iFly के साथ जुड़ सकते हैं गेट और तमाम डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। iFly ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981, और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर लीजिए #iFlyNetGate। चले फिर जल्दी मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। इस एग्जाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।